प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में प्राकृतिक और भौतिक कारक पिछले वीडियो में पूरा हुआ। आज पढ़ेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कि किसी भी देश की कृषि में जो विभिन्न भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो किन कारणों की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कृषि प्राकृतिक कारकों के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होती है। इन्हें संस्थागत कारक भी कहते हैं। कृषि को हम किस दृष्टि से अपना रहे हैं, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और मूल्य क्या हैं, इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर पड़ता है। सामाजिक व्यवस्थाओं व संगठनों का प्रभाव भी कृषि पर दिखता है। सोवियत रूस की जारकालीन कृषि व आज की सामूहिक कृषि, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की प्राचीन तथा आज की प्रवासी लोगों द्वारा संपन्न कृषि बदलती हुई सामाजिक व्यवस्थाओं और संगठनों के कारण ही प्रभावित हुई है, जिससे इन क्षेत्रों की कृषि पद्धतियों और प्रकारों में परिवर्तन हुआ है। पूर्व की कृषि परंपरागत रीतियों के कारण जीविकोपार्जन प्रकार की है। इसके विपरीत पश्चिम की कृषि बड़े पैमाने पर व्यापारिक और यांत्रिक अर्थात जीविका के साधन का निर्धारण करती है। वे ऑफ लिविंग। सामाजिक व्यवस्थाओं विशेषकर धर्म, समाज, रीति रिवाज, आदतें, जातिगत संस्कार आदि का प्रभाव भी कृषि पर परिलक्षित होता है। आदिवासी समूह द्वारा कृषि भूमि पर संगठित रूप से कृषि की जाती है और इस उत्पादन का प्रयोग सभी अपने जीविकोपार्जन हेतु करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में विभिन्न धर्मों, जातियों, जातिगत विशेषताओं, रीति रिवाजों, आदतों, तौर तरीकों, खेतों के आकार प्रकार, काश्तकारी, भूस्वामित्व, कृषि कार्य, कृषि पद्धति, कृषि स्वरूप आदि को रखा जा सकता है, जिनका प्रभाव कृषि पर विशेष रूप से पड़ता है। जैसे भूस्वामित्व, लैंड टेन्योर क्या होता है। भूस्वामित्व की नीति कृषि क्रियाओं और उसके प्रकारों पर प्रभाव डालती है। आदिकाल में कृषि भूमि पर सामूहिक अधिकार था, लेकिन आज तकनीकी विकास के दौर में विश्व के अधिकांश देशों में भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व प्राप्त है। आज भूमि पर अधिकार हैसियत व समृद्धता का सूचक है माना जाता है। लेस्ली साइमन के अनुसार भूमि की अधिकार कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। भूमि का आकार कृषि विकास की आयोजन और लाभों की अवधि सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से ही भूमि विकास में लगी पूंजी के उपयोग का अधिकार मिलता है। कृषि विकास के लिए आवश्यक पूंजी की सुविधाएं भूमि स्वामित्व के प्रकार पर आश्रित हैं। लगान कर इत्यादि का भार भी भूस्वामित्व के प्रकार पर ही निर्भर करता है। भूमि के विकास में लगाई जाने वाली पूंजी की मात्रा भूमि स्वामित्व के प्रकार पर ही निर्भर करती है। कृषि का विस्तार, भूमि का विक्रय या किराए पर देना आदि भूस्वामित्व के प्रकार पर ही निर्भर करता है। भूस्वामित्व की व्यवस्था कृषक समुदाय में अशांति का मुख्य कारण है। असंतुलित व्यवस्था सोवियत रूस और चीन की क्रांति में एक मुख्य कारण थी और आज भी है। भारत की कृषि में भूस्वामित्व संबंधी अनेक समस्याएं हैं। भारत में जिनके पास भूमि है वे कृषि कार्य नहीं करते, बल्कि भूमिहीन श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य कराते हैं। ये श्रमिक मनोयोग पूर्वक कृषि कार्य नहीं करते,
जिसके कारण कृषि क्षमता निरंतर प्रभावित होती रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि पर स्वामित्व अधिकार होने पर कृषक मेहनत व कुशलतापूर्वक कृषि करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय 1947 में मुख्यतः दो प्रकार की भू स्वामित्व व्यवस्था थी। पहली जमींदारी, दूसरी रैयतवाड़ी। फ्रायर ने विश्व के भू स्वामित्व प्रकारों को 4 वर्गों में रखा। सामूहिक भू स्वामित्व एक तो, दूसरा बड़े एस्टेट भू स्वामित्व, तीसरा भू स्वामित्व कृषक और चौथा टेनेंट असामी कृषक। जो पहला वाला लेते हैं हम, सामूहिक भू स्वामित्व है। ये प्राचीन परंपरा है जिसके आज भी अनेक रूप मिलते हैं। मेक्सिको के इजिडो, सोवियत रूस व पूर्वी यूरोप में सामूहिक कृषि या कोलरवोज, चीन में कम्प्यून सामूहिक प्रकार की व्यवस्था है। इसमें भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार न होकर गांव अथवा समाज का सामूहिक अधिकार होता है। इस व्यवस्था में ग्राम प्रधान या शासक तो बड़े बड़े भूस्वामी बन गए, उनकी प्रजा मात्र कब्जे पर काश्तकार तक ही सीमित रह गई। इन सामूहिक फार्मों पर मुद्रादायनी फसलें उत्पन्न की जाती हैं। दूसरे प्रकार का जो है बड़े एस्टेट भूस्वामित्व, लार्ज एस्टेट टेन्योर। यह व्यवस्था पहले भी थी और आज भी है। विशेषकर रोम सागरीय देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिण इटली, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया के फिलीपींस और लैटिन अमेरिका के देशों में यह परंपरा पाई जाती है। बड़े एस्टेट फार्मों के रूप में रूस के सरकारी फार्म सोवखोज हैं। ये सरकारी फार्म सामूहिक फार्मों की अपेक्षा बड़े होते हैं। इन फार्मों पर कृषि मैनेजर और श्रमिकों के सहयोग से की जाती है। ये फार्म सरकारी नियंत्रण में है। चीन में भी ये व्यवस्था उत्तरी और दक्षिणी भागों में मिलती है। तो ये तो हुए बड़े एस्टेट भूस्वामित्व। अब भूस्वामी कृषक कौन से होते हैं? इन्हें स्वतंत्र भूस्वामित्व भी कहते हैं। यह सबसे उत्तम एवं उच्च कोटि की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कृषक स्वयं ही भूस्वामी होता है। इस व्यवस्था में फार्म के आकार प्राय छोटे होते हैं। इसमें कृषक जिस प्रकार अपने परिवार व उत्तराधिकारी के लिए समर्पित होता है, ठीक उसी प्रकार इसे भी सजग प्रेषी की तरह मर्यादित ढंग से देखभाल करता है। अब अगला है असामी काश्तकारी। इस व्यवस्था में कृषक स्वयं भूस्वामी नहीं होता, बल्कि कृषि उत्पादन हेतु अधिकार पाने के लिए वह भूस्वामी को लगान देता है। यह लगान भूस्वामी 3 रूपों में प्राप्त करता है। कैश के रूप में, जैसे मुद्रा के रूप में, बटाई के रूप में और श्रम के रूप में। भूस्वामी द्वारा नौकरों, हलवाहों, चरवाहों, धोबियों, नाई आदि को श्रम के बदले भूमि की कब्जेदारी दी जाती है। यह व्यवस्था भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों व लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में प्रचलित है। खेतों का आकार व जोत विखंडन, यानी जो लैंड होल्डिंग का खेतों की साइज है वो उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। कृषि विकास तथा फसलों के चयन में जोत का आकार महत्वपूर्ण होता है। घनी आबादी वाले विकासशील देशों में खेतों की जोत का आकार प्राय बहुत छोटा होता है। कार्य का आकार जितना अधिक बड़ा होता है, काश्तकार की जोखिम वहन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। कृषि का विस्तार, खेतों में प्रयोग करने के उपकरण, फसलों का विशेष चयन, विशिष्ट विधि, श्रम की मात्रा आदि महत्वपूर्ण निर्णय जोत के आकार पर ही निर्भर करते हैं। आदर्श अनुकूलतम जोत वह क्षेत्रफल है जिससे वर्तमान परिस्थितियों और व्यवस्थाओं में जीवन यापन के लिए पर्याप्त उत्पादन होता है। आर्थिक जोत का अभिप्राय किसानों के पास भूमि के उस क्षेत्र से है जिस पर वह अपनी पूंजी व श्रम का निवेश करके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए प्रचुर मात्रा में अनुत्पादन कर सकता है।
भारत में भी छोटे जोताकार तथा जोतों के उपविभाजन से कृषि क्षमता में कमी आई है। बात है एक ट्रैक्टर चकबंदी, खेतों को समेकित करना। इसमें क्या होता है, इसका चकबंदी का अर्थ होता है जोतों को समेकित करना। चकबंदी द्वारा अनावश्यक श्रम से बचा जा सकता है। चकबंदी से उपज उत्पन्न अच्छे आकार के जोत पर मशीनों और ट्रैक्टर आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जो उत्पादन वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। विशेषज्ञों की मान्यता है कि भारत में कृषि और जलवायु दशाओं के अनुरूप कम से कम 2 हेक्टेयर से बड़ा फार्म ही न्यूनतम आय व रोजगार हेतु समर्थ होता है। चकबंदी में क्या होता है कि जैसे दूर दूर किसी खेत बिखरे हुए हैं, उनको सबको मिला करके एक कर दिया जाता है। अब एक चीज़ और सामाजिक कारक में एक कारक और आता है, वो है धर्म। धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान की धार्मिक भावनाएं, रीति रिवाज, अनुष्ठान आदि भी विश्व के विभिन्न भागों की कृषि क्रियाओं को प्रभावित करती है। प्रत्येक प्रधान धर्मों में कुछ ऐसे निषेध प्रचलित हैं जिनके मतावलंबी उनका प्रयोग नहीं करते। जैसे सिख किसान तंबाकू की खेती नहीं करते, मुसलमान सूअर पालन नहीं करते। इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा में सूर्यमुखी की खेती नहीं की जाती, बल्कि वह क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि नीलगाय इन खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे लोग इस पशु को पवित्र समझते हैं, इस कारण इसको मारते नहीं हैं। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे इस पशु को नुकसान न हो और सूर्यमुखी की खेती की जा सके। इस प्रकार से ये सामाजिक कारक तो पूरा हुआ। अब अगला कारक आता है अपना आर्थिक कारक, कि जो खेती को प्रभावित करता है। आर्थिक कारक में इकोनॉमिक फैक्टर, प्राकृतिक कारकों की तरह आर्थिक कारकों द्वारा भी कृषि निर्धारित होती है। किसी भी क्षेत्र में कृषि का स्वरूप वहाँ की कृषि व्यवस्थाओं तथा आर्थिक तंत्र पर निर्भर करता है। आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप ही कृषक उन्नत बीज, सिंचाई साधनों की प्राप्ति, उर्वरक, कृषि से संबंधित उपकरण आदि को खरीदकर कृषि को सुव्यवस्थित कर सकता है। जिन कृषकों के पास पूंजी नहीं होती, उन्हें बाध्य होकर परंपरागत जीविकोपार्जन कृषि पद्धति अपनानी पड़ती है। इस प्रकार कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक निम्न हैं। पहला है कृषि कार्य तथा उद्यम, दूसरा क्षेत्र का विशिष्टीकरण, तीसरा बाजार, चौथा श्रम, पांचवा यंत्रीकरण और तकनीकी ज्ञान, छठवां परिवहन और सातवां आर्थिक प्रशासनिक गतिविधि और आठवां है पूंजी। इस प्रकार से ये आर्थिक फैक्टर है। एक एक करके इनको ले लेते हैं। कृषि कार्य तथा उद्यम। सामान्यतया कृषक अपने फार्म पर उन्हीं फसलों की बुआई करता है जिससे उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। बड़े फार्मों की अपेक्षा लघु फार्मों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए अधिक सघन कृषि की आवश्यकता पड़ती है। लघु फार्मों पर सघन कृषि के लिए अधिक श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। डेयरी उद्यम और सब्जियों की कृषि सघन श्रम वाली फसल है, जो लघु फार्मों के लिए अधिक अनुकूल होती है। सब्जियों में विशेषकर आलू खेती लाभप्रद है। इसके उत्पादन कार्य में मानव श्रम का अधिकाधिक उपयोग होता है। क्षेत्र की विशिष्टता क्या होती है? आय व सीमांत विश्लेषण के आधार पर किस फसल को किस समय कितने क्षेत्र पर उगाया जाए निश्चित करते हैं। क्षेत्र विशेष का निर्धारण फसलों के लागत एवं लाभ के आधार पर किया जाता है। किस क्षेत्र में कौन सा उद्यम उचित और उपयोगी होगा, प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ से निर्धारित होता है। अगला है अपना इस प्रकार जो उद्यम क्षेत्र के लिए लाभकारी होता है उसे कृषक प्राथमिकता के आधार पर चुन लेते हैं और
उसका प्रसार आसपास के भूभाग पर भी हो जाता है। तीसरा तो बाजार। अपनी उपज के विषय में किसानों द्वारा निर्णय लेने से मंडी बाजार की निकटता एक बड़ा कारक है। बाजार व दूरी में संबंध है। दूरी बढ़ने पर कृषकों को अपने उत्पादित पदार्थ का उचित लाभ नहीं मिल पाता। कभी कभी बाजार बहुत दूर होने से उत्पादन लागत नहीं मिल पाती। अतः सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन का उचित लाभ देने हेतु सरकारी क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है। बाजार के बदलते मूल्यों का प्रभाव उत्पादकों पर पड़ता है। कृषि मूल्यों से तीव्रता से वृद्धि या गिरावट में अस्थिरता आती है, जिसके कारण सुव्यवस्थित कृषि का संतुलन बिगड़ जाता है। अधिकांश देशों में कृषि उपजों के बाजारों पर खरीदारों का नियंत्रण अधिक पाया जाता है। कृषक उन उत्पादों को वरीयता प्रदान करते हैं जिनकी मांग बाजार में है और मूल्य अधिक होते हैं। उत्पादों की मांग स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। श्रम। विभिन्न फसलों के लिए श्रम की विभिन्न दरों की आवश्यकता होती है। खेतों में फसल के बोने से लेकर काटने और मंडी तक ले जाने में समय समय पर विभिन्न कौशल वाले श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। समय पर व उचित मात्रा में इनकी पूर्ति किसान की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जैसे पंजाब के किसानों को गेहूं व चावल की कटाई के समय बिहारी श्रमिकों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। नवीन देशों में उन्हीं फसलों की प्रधानता है जिनमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों पर आधारित सघन कृषि, बागानों की जागीरें तथा धान जैसे जीवन निर्वाह कृषि पर श्रमिकों की उपलब्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने में आता है। अब है मशीनीकरण और उसके उपकरण। कृषि में तकनीकी परिवर्तन आने से जो काम पहले हल बैल द्वारा और शारीरिक श्रम का प्रयोग कर किए जाते थे, उनके स्थान पर आधुनिक उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशर और मशीनी उपकरणों व ट्रैक्टर आदि ने फार्म प्रबंधन, फसलों के चयन और किसानों के निर्णय को प्रभावित किया है। इस परिवर्तन से समय की बचत होती है और फार्म पर कृषि कार्य तीव्र गति से संपादित होते हैं। ये परिवर्तन फसलों के उत्पादन मात्रा में भी सुधार ला रहे हैं। इन उपकरणों और यंत्रों से फसलों का सघन उत्पादन, संयोजन व प्रारूप में बदलाव उत्पन्न किया है, जिससे उत्पादन मात्रा में आशातीत वृद्धि हुई है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रभाव पड़ता है। परिवहन की सुविधा से आवागमन में लगने वाला समय, लागत और नस्वरता कम हो जाती है तथा कृषि उत्पादों के आदान प्रदान में तीव्रता आ जाती है। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के परिवहन में गति व आवृत्ति का विशेष महत्व होता है। परिवहन से भंडारीकरण के व्यय यानी स्टोरेज कॉस्ट में कमी आती है। इस आर्थिक बचत को किसान खाद और अच्छे उपकरणों की खरीद में उपयोग कर सकता है। यूएसए में बड़े शहरों और मंडियों तक शीघ्र खराब होने वाली फसलों को किसान ट्रकों, विशेषकर रेलों आदि द्वारा दूर दराज में मांग के क्षेत्रों तक शीघ्र व उपयुक्त दर पर पहुंचाकर अच्छे दाम वसूलते हैं। आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियां। सरकारी नीतियां भी भूमि उपयोग व कृषि प्रारूपों को प्रभावित करती है। गन्ना, गेहूं, तिलहनों, फलियों आदि की कीमतों में घटबढ़ होती रहती है। इनकी आर्थिक घटबढ़ संबंधी नीतियां किसानों को अधिक उपजाने में कभी उत्पादित तो कभी हतोत्साहित करती ही देखी गई है। सरकार की कमी, राजनीतिक दबावों के कारण किसानों को अमुक फसलों के उत्पादन से रोकते हैं।
समाजवादी देशों जैसे रूस, रोमानिया, क्यूबा आदि में फसलों के संयोजन, हेरफेर, घनत्व और उनकी मंडी में लाने ले जाने संबंधी कृषि कार्यों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण है। भारत जैसे विकासशील देशों में सरकार अनेक खाद्यान्न व नकदी फसलों के अग्रिम मूल्य शून्य निर्धारित करती है। इस नीति द्वारा प्रभावित होकर किसान अपने खेतों में लाभ वाली फसलों को ही उपजाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी विभिन्न देशों की फसलों के प्रारूप पर प्रभाव देखा गया है। इस प्रकार से ये आर्थिक कारक भी पूरा हुआ। अब देखते हैं राजनीतिक कारक जो कृषि को कैसे प्रभावित करता है। कृषि पर राजनीतिक नीतियों से होने वाले प्रभावों का अध्ययन अपेक्षाकृत बहुत ही कम हुआ है, जबकि इसका प्रभाव स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर पड़ता है। यूएसए के प्रादेशिक कृषि स्वरूप में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभावों से संबंधित विशेष अध्ययन हुए हैं। इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी राजनीतिक निर्णयों का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। विश्व के लगभग सभी देशों में वहाँ की सरकारों द्वारा प्रतिपादित नीतियों के द्वारा कृषि संचालित होती है। इन नीतियों में भू स्वामित्व, भूमि सुधार, जोत का आकार आदि का निर्धारण और कार्यान्वयन सरकारी संरक्षण में ही संभव होता है। संसार के विभिन्न देशों में भूमि सुधार तथा चकबंदी द्वारा फार्म बड़े करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास सरकारी प्रयासों का ही परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का प्रभाव रोपण कृषि के विकास और विस्तार पर देखा जा सकता है। यूरोपीय देशों द्वारा बागाती कृषि का प्रसार और विस्तार किया गया, जिसकी विशेष रूप से आवश्यकता थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी चाय और रबड़ की कृषि ब्रिटिश और डच लोगों के द्वारा शोषण आर्थिक नीतियों पर ही आधारित थी। विश्व की अनेक सरकारें भूस्वामित्व के अलावा कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, जैसे जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही नए क्षेत्रों पर कृषि का विस्तार, शुष्क भागों में सिंचाई की व्यवस्था, डेल्टाई और नदी तटीय दलदली भागों में जल विकास आदि की व्यवस्था। सरकार द्वारा अपनाई गई कृषि आत्मनिर्भरता नीति में प्रभावित है। इस तरह विश्व की कृषि स्तर के विकास के लिए कुछ संस्थाएं और एजेंसियां योगदान दे रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आदि। ये बैंक व एजेंसी कृषि विकास के लिए लोन, मशीनें, उर्वरकों और दवाइयों आदि की उपलब्धि, सिंचाई के साधनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार आदि के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की नीति भी कृषि विकासोन्मुखी रही है। कृषि विकास के उद्देश्य से प्रमुख संस्थाएं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI, कृषि अनुसंधान संस्था ICAR, भारतीय ग्रामीण विकास जैसे IRDC, भारतीय सामाजिक ज्ञान अनुसंधान परिषद आदि हैं, जो कृषि नीति को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से कृषि को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी कारक आज पूरे हुए। धन्यवाद।